नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खमागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट सौरभ गणपताय, हू स्टेज इन मुंबई एंड अब रिजल्ट शुरू हो चुके हैं, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। जो एक्सपेक्टेड था उस लाइन्स पर चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं, बढ़त बना ली है बीजेपी। मैं ये बोलूँगी महायुति ने इस वक़्त बढ़त बढ़ाई हुई है। बीच में बहुत सारी न्यूज़ आई, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे के बीच में लड़ाई हो रही है सीएम पोस्ट को लेकर, डिप्टी सीएम पोस्ट को लेकर, मिनिस्ट्रीज़ को लेकर, दोनों के बीच में पर्सनल इक्वेशन ठीक नहीं बैठ रहा है। इस तरीके की बहुत बातें हमने सुनी। बट अभी जब हम एनालाइज़ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को खारिज करते हुए निकलेंगे। सौरभ जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी। कहना एक ही है कि सब कुछ अभी हाथ से छूटता जा रहा है। अब ये कहाँ तक पहुँचेगा, ये अभी सिर्फ जनता जनार्दन बता सकती है। और कभी-कभी हम कहते हैं कि मराठी में एक कहावत है, पाचामुखी परमेश्वर, मतलब जनता की आवाज़ है, परमात्मा की आवाज़ होती है। 1985 में जब मराठी मानुस का झंडा उन्होंने हाथ में लिया, तब पहले इनका एक कैंडिडेट हुआ करता था, एक कैंडिडेट, उनका नाम था छगन भुजबल। अब ये बात भी उतनी सच है कि छगन भुजबल जैसा व्यक्ति पूरे विधानसभा को अकेला भारी पड़ता था। So number was only one, but that person was definitely recognized. He was his cognizance was well taken over there. So he was that much you can say उल्लेखनीय होता है ना, notable. He was like that. देन बात हुई 1989 में इन्होंने हिंदुत्व का झंडा लिया और बीजेपी के साथ साठगांठ कर ली। हिंदुत्व का बीजेपी का प्रोग्राम था, और सिर्फ हिंदुत्व का प्रोग्राम नहीं, बीजेपी का हिंदुत्व के साथ ओबीसी का प्रोग्राम था। तो शिवसेना यहाँ हिंदुत्व का झंडा लेके और बीजेपी यहाँ हिंदुत्व और ओबीसी को लेके भाजपा महाराष्ट्र के ग्रामीण हिस्से में जा रही थी, रूरल हिस्से में। तो हुआ ऐसे कि दोनों की जो साठगांठ पड़ी और उसको युति का नाम दिया, अलायंस का उन्होंने नाम दिया। और 1990 में शिवसेना जो एक कैंडिडेट लेके थी वो 40 के थोड़े पीछे पहुंची, 40, और उन्होंने पहली बार बीजेपी को टेक ओवर किया। ये पहला इलेक्शन ऐसा था जहां बीजेपी टेक ओवर हुई। नहीं तो जनसंघ हो या बीजेपी हो, बीजेपी को एक डबल डिजिट में आंकड़ों में एमएलए मिलते थे जब शिवसेना का एक हुआ करता था। हिंदुत्व का मुद्दा आया, शिवसेना ने ज्यादा सीटें बटोरी, और हुआ ऐसा, उसका बीजेपी को फायदा इस तरीके से हुआ था कि इस पार्टी का कैरेक्टर आज भी है ना, वो मराठी में हम लोग कहते हैं अरेला कारे। अरेला कारे का मतलब क्या है, सामने अगर कोई दादागिरी करे तो उसको दादागिरी करके दिखाओ। अगर कोई अगर सामने से अगर अटैक करे तो उस पर काउंटर अटैक करो। ये बीजेपी का कैरेक्टर आज भी नहीं, बीजेपी काउंटर अटैक नहीं करती। बीजेपी काउंटर अटैक नहीं करती, पर बीजेपी जिस तरीके का अटैक करती है वो 2 साल के बाद पता चलता है कि उन्होंने किया क्या। तो कहीं ना कहीं ये इमीडिएट इसका जवाब देने के लिए काउंटर अटैकिंग जो मेंटालिटी चाहिए ना, वो बीजेपी की नहीं थी, वो शिवसेना की थी। मतलब ये बात भी उतनी सच है कि हिंदुत्व का जो जोर है ना, वो महाराष्ट्र में कहीं नहीं था, कहीं नहीं था। और जहां बीजेपी को अपने बोर्ड लगाने में भी दिक्कत होती थी, कोई भी आके उनके बोर्ड फाड़ के लेके जाएगा, गिरा के लेके जाएगा, वहां शिवसेना जब बीजेपी के साथ आई, तब शिवसेना के लोगों ने एक दादागिरी का स्पिरिट जो था उनका पहले से, थोड़ा सा, मैं गुंडागर्दी नहीं कहता, दादागिरी का कहता हूँ, वो काउंटर अटैक का वो उन्होंने अपनाया, तो उनके पनाह में बीजेपी भी बढ़ी। ये बात भी सच है। तो आप देखोगे कि फिर प्रमोद महाजन है, उसके बाद गोपीनाथ मुंडे है, ये जो बीजेपी के तब सुरमा लोग थे, इन्होंने थोड़ा सा सेकेंडरी रोल अपना आजमाया। और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं एक दूसरा जो सेकेंडरी रोल है, वो कहीं ना कहीं लेने के बाद बीजेपी की सीटें कम हुई, शिवसेना की सीटें बढ़ी, पर 95 में दोनों सत्ता में आए। 95 में दोनों सत्ता में आए। नाउ कंटेक्स्ट हियर इज, आई मस्ट टेल यू, सत्ता में आने के बाद फिर 2000 तक ये सत्ता थी। अब 2000 के बाद सत्ता क्यों चली गई इसके बारे में कोई बाद में बात करते हैं, वो जाने वाली नहीं थी, फिर भी गई, बाद में बात करते हैं। पर 2001, 2 या 3 में ना, यहाँ कहीं ना कहीं उद्धव जी जो थे, वो कहीं ना कहीं शिवसेना पावरफुल हुए, क्योंकि जब बाला साहब का देहांत हुआ, जब बाला साहब 83, 84 थे, इसका मतलब 2002-3 में उद्धव जी जब कमान संभाली तो बाला साहब वॉज वेल बियॉन्ड 70। कहीं ना कहीं कमान संभालने के लिए कोई चाहिए। तो पहली बार ऐसा संघर्ष दिखा कि उद्धव ऑन दी वन हैंड, राज ठाकरे ऑन दी अदर हैंड। पर जहां जहां उद्धव जी सत्ता ने कमान संभाली, आप ठीक से देखो, गणेश नाइक निकले, उसके बाद फिर नारायण राणे निकले, उसके बाद 2006 में राज ठाकरे निकले। राज ठाकरे निकलना इतना बड़ा एक शिवसेना के लिए झटका था कि मुझे याद है, राज ठाकरे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं निकल रहा हूं करके, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राज ठाकरे ने की पाकिस्तान में लाई हुई थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी पे लाई हुई थी शिवसेना, क्योंकि शिवसेना एक हिंदुत्व का आइकॉन इतनी फेमस थी महाराष्ट्र में, कि नेपाल में भी शिवसेना का इन्फ्लुएंस था, मलेशिया में शिवसेना का इन्फ्लुएंस था, वहां से लोग आए थे जब बाला साहब का देहांत हुआ। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे जो है, उनके वो जब निकले वहां से, तब पीटीवी पे भी उसका लाइव टेलीकास्ट हुआ था कि शिवसेना
ब्रोक ब्रोक आई मीन शिवसेना गॉट डिवाइडेड करके, ये हुआ। उसके बाद फिर उसके बाद एक मिनट, एक लाइव नहीं है ना, तो जी। नेपाल और मलेशिया भी से भी लोग उनका अंतिम दर्शन लेने आए थे, वहां तक उनकी क्रेज थी और उनका रिस्पेक्ट था, वहां तक हिंदुत्व का आइकॉन, ये समझ लीजिए। इनफैक्ट आई टेल यू वन थिंग, मैंने जहां जहां पे मैं रहता था, वहां के एरिया में हमने वो एरिया छोड़ा और 6 महीने में वहां बाबरी मस्जिद के दंगे फैले थे। ओके, मैं कुर्ला में रहा करता था, और कुर्ला में बहुत ऐसे जगह हैं जहां मुसलमानों का एक डोमिनेंस ज्यादा है। और होता कैसे, वो बस्तियां भी तब ऐसी हुआ करती थी, वो आज भी ऐसी हुआ करती कि उनके एरिया में उन्हीं में से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं जाएगा रहने के लिए। ये वैसे एरियाज है उनके, मतलब वहां का अगर कोई बंदा अगर इंजीनियर होता है या अगर किसी अच्छी सरकारी नौकरी में लगता है ना, तो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड आता है वो वहां उस एरिया में रहने नहीं जाएगा। यही इस तरीके के वो एरियाज थे। वहां कम्युनलिज्म है, वहां एक डर रहता है, खौफ महसूस होता है, एक असुरक्षा है। और वहां फिर वहां के मतलब वहां के लोग भी आपको ऐसे मिलेंगे जो आउटलाइन के रहेंगे, ये वो लोग खुद मानते हैं। ऐसे एरिया में शिवसेना की शाखा, ऐसे एरिया में शिवसेना की शाखा जिसमें जाफरान मतलब या केसरिया रंगा झंडा है, और उसमें वहां फिर होने वाले हल्दी कुमकुम, गुड़ी पाड़वा, दशहरा, अक्षय तृतीया और हिंदुओं के सारे फेस्टिवल्स, महाशिवरात्रि का फेस्टिवल, वहां की पूजा, शिव जयंती का फेस्टिवल, डंके की चोट पे मुसलमान एरिया में, डंके की चोट पे ये जो कैरेक्टर शिवसेना का था, मतलब शिवसेना मराठी मानुस की कितनी थी इसके पे बात हो सकती है, पर शिवसेना हिंदुओं की कितनी है, तो ये शिवसेना है, ये शिवसेना है, ये शिवसेना की शाखा है और ये शिवसैनिक है। तो हुआ ऐसे था कि शिवसेना में तब नगर सेवक जो है, मतलब कॉर्पोरेटर है, और शिवसेना के एमएलए, उनसे ज्यादा रिस्पेक्ट तब शिवसेना की शाखा प्रमुख जो थे उनको मिलता था। तो ये सब होता था, तो उसकी वजह से हुआ ऐसे था, एक रिलीफ मिलता था उस एरिया से, अगर कोई जा रहा है कि वहां शिवसेना की शाखा है, वहां से चलते हैं। ये हमने महसूस किया है। तो आज भी शिवसेना के लोगों के जहन से जाती नहीं है। मैंने कहा ना 25 साल क्यों लगते हैं, क्योंकि 25 साल सॉफ्ट कॉर्नर जो रहता है ना लोगों के मन में, जो जाने के लिए इतने 25 साल लगते हैं, वो इस तरीके से उन्होंने एडवाइस करके वो इस तरीके से उन्होंने मतलब लोगों के मन में भर के रखा था, और ये बात सच है। उसके बाद फिर ये जो कैरेक्टर है ना, ये उनका कम होते गया। अब 2000 का दशक आया। 2000 के दशक में तब तक शिवसेना के दो कैरेक्टर्स थे। एक कैरेक्टर था रास्ते पे आके मारामारी करना, आंदोलन, आंदोलन। और दूसरा कैरेक्टर था कि विधानसभा में जाना। अब जो आंदोलन रास्ते पर का रहता है, उसका भी एक कॉमेडी सीन बताता हूं मैं। मनोहर जोशी ने ये बात सीन बताई है। मनोहर जोशी ने, अभी वो है नहीं, पर आपको आर्काइव मिल सकता है, कोई झूठ बात नहीं है। जेजे के डीन को एक बार उठाया गया, जेजे के डीन को एक बार उठाया गया। ओके, और उठाया में जाने के व्हाट बाद इज वहां के जेजे? जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स, या ओके। फिर जेजे हॉस्पिटल, आई एम सॉरी, जेजे, जेजे हॉस्पिटल के जी डीन को उठाया गया। कुछ ना कुछ हुआ था, और जेजे के डीन को शिवसेना के लोगों ने घेरा, और चलो हमारे साथ, थोड़ा सा हैकल वैकल भी हुआ। और वहां की फिर वहां पुलिस आई, फिर वहां भीड़ हुई, तो कुछ कुछ लोगों ने तब फिर सेना भवन में फोन किया। सेना भवन में फोन करने के बाद बाला साहब ने फोन उठाया। अब मनोहर जोशी ये कहते हैं बाला साहब ने फोन उठाने के बाद इन्होंने फोन लिया और सब सुनी बातें, फोन रख के बोला, इन इन बच्चों को ये करने को किसने बोला? मैंने बोला था क्या करने के लिए? कुछ भी करके जाते हैं, इतने उत्साही बच्चे हैं, कुछ भी करके जाते हैं, पर अगर जो होता है बाद में हमें भुगतना पड़ता है। सिस्टम हाथ में लेते क्यों हो आप? बातें हो सकती है ना। ये बाला साहब मनोहर जोशी को कह रहे, प्रमोद नवल को कह रहे, सुधीर भाऊ जोशी को कह रहे, नारायण राणे भी शायद वहां थे, उनको कह रहे थे। उसके बाद फिर जेजे के डीन को वहां लाया गया, मातोश्री में, सेना भवन में। मीडिया इकट्ठा हुई, पुलिस इकट्ठा हुई, बाला साहब को पूछा गया, बाला साहब जो हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय? बाला साहब ने बोला, जो मेरे बच्चों ने किया वो सब ठीक किया, जो मेरे बच्चों ने किया वो सब ठीक किया। मतलब दैट पर्सनल वाज। लेवल पे ही डिड नॉट लाइक, बट when it came to media, presenting before media, he He took was the side standing of with his his, own. yes, he took the side of his own people, so he knew the value of शिवसैनिक। और फिर ऐसा अगर लीडर बिना बेझिझक अपने पीछे आता है, बेबाक तरीके से अपने पीछे खड़ा है, तो उनके लिए भी करने में कुछ बातें थी। कट टू कट मैं 5 साल आगे आता हूँ, 5-6 साल आगे आता हूँ मैं। आउटलुक पे बाला साहब का एक बहुत गंदा पोस्टर छापा गया, आउटलुक के कवर पे, कवर जो मैगजीन का कवर होता है उस पे। ना वो कोई कार्टून था, ना वो कोई फोटो था, लिटरली आदमी का जो स्कल रहता है ना, आदमी का खोपड़ी,
उस तरीके का उनका गंदा सा फोटो छापा गया। तो वो आउट ऑफ टेस्ट ही था, वो सब कुछ टेस्टलेस था वो। शिवसैनिकों ने आउटलुक के अंक जलाए। अब ये जलाने की बात तो लोकमान्य तिलक के जमाने से होती आ रही है, बराबर ना? तो ऐसे कोई आंदोलन करके आउटलुक पे, आप अगर आप आउटलुक के कार्यालय पे हमला हमला ना करो, पर उनके अंक तो जलाओ कि हमें नहीं अच्छा पसंद आया ये। तो वो ये जब मैटर उद्धव जी के कान तक पहुंचा, उद्धव जी कहते हैं कि मेरे लिए कोई बड़ा इशू ही नहीं है, मेरे लिए इशू खत्म हो चुका है। ये मैंने लाइव देखा था। उसके बाद उद्धव जी ने अपने लोगों को कहा था कि आप ऐसे काम करते हो और अपने केस खुद पे लेते हो, और उसके बाद फिर ये देखा नहीं जाता कि आपके पीछे पुलिस लगती है। तो विधानसभा में मेरे इतने लोग हैं ना अपने, तो आवाज उठाओ। अरे विधानसभा में आवाज उठाने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है ना, उसके लिए भी मुद्दे पता होने चाहिए ना। उसपे एक सरकार पे हमला बोल अगर कर रहा है, करना है, आवाज उठानी है, तो उसके लिए भी आपको कोई स्टूडियस नेचर लगेगा ना। वो आवाज कौन उठाएगा? तो वहां सब कुछ खत्म, रास्ते पे जाना नहीं, इन्होंने कह दिया। तो लास्ट 20 साल में मैंने कहता हूं, जब उद्धव जी ने कमान संभाली, एक भी कोई आंदोलन अगर शिवसेना ने अगर मन लगा के अगर किया, रास्ते पे उतर के या विधानसभा में अगर कोई मुद्दा अगर आगे लेके गए, तो वो इनसे कभी हुआ नहीं। और उसके बाद फिर यही होता गया। इसलिए मैंने कहा, फिर नारायण राणे छोड़ के चले आते हैं, राज ठाकरे छोड़ के चले चले आते हैं, और यही कहते हैं कि वी डोंट हैव एनी ग्रजेस अबाउट बाला साहब ठाकरे, वी हैव ग्रजेस अबाउट द पीपल हु सराउंडिंग बाला साहब ठाकरे। सो फर्स्ट नेम वाज उद्धव ठाकरे। और उसके बाद वही होता गया, वही होता गया। और उसके बाद फिर 2014 में जब बीजेपी पहली बार, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बीजेपी पहली बार स्टेट में बड़ी पार्टी बनी, तब तक होता ऐसे था कि बीजेपी को सीट्स भी कम दी जाती थी। मतलब ये दोनों मिलके ना 60-40 सीट्स लड़ते थे, 60-40 टू बी वेरी प्रिसाइज। 117 आउट ऑफ 288 बीजेपी और 171 शिवसेना। तो 60-40, 40% बीजेपी, 60% शिवसेना। पर उस 40% में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया होता था। तो उसकी वजह से क्या होता था, 117 171 में अंतर बहुत ज्यादा है, पर जो दोनों मिलके जो सीट्स अपनी अपनी जीतते थे, उसमें अंतर बहुत कम होता था। तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया होता था। तो एक दिन बीजेपी ने कहा कि कुछ जगह ऐसी है, 2014 में कुछ जगह ऐसी है जहां आप भारी भरकम बहुमत से हारते हो, आपने कभी जीती नहीं है, जीतने की बात छोड़ो, आपके हार का मार्जिन भी बहुत बड़ा है। तो जहां हार का मार्जिन बहुत बड़ा है, वो सीट हमें दे दो। यही तो उनकी बात थी, वही सीट हमें दे दो जहां आपके हार का मार्जिन बहुत बड़ा है, आपका कोई स्थान नहीं, हमें वहां लग ट्राई करने दो। नहीं हुआ। 2014 में फिर उनका अलायंस टूट गया। वहां पहली बार मौका मिला बीजेपी को बड़ा भाई बनने का, जो बीजेपी ने अभी तक नहीं छोड़ा। 2019 में इन्होंने मविया फाइन फाइन की। जब मविया इन्होंने स्थापन की, हिंदुत्व का मुद्दा की वजह से उन्होंने मराठी का मुद्दा तो छोड़ ही दिया था। मविया स्थापन करके इन्होंने फिर हिंदुत्व का मुद्दा भी छोड़ दिया ना। अभी हिंदुओं के बचे, मराठी के तो बचे ही नहीं थे। माविया इज महाविकास आघाड़ी। मैंने महाविकास कहा आघाड़ी, एमवीए महाविकास आघाड़ी, इन्होंने ये किया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ना ये मराठी के बचे, ना हिंदुत्व के बचे। वहां से फिर बाला साहब ठाकरे का जो जिक्र है, वो कहीं ना कहीं जनाब बाला साहब ठाकरे होने लगा था। ये भी हमने अपनी आंखों से देखा। जनाब बाला साहब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट निकल चुका था, जनाब सो बाला साहब ठाकरे। हाँ, बोलिए बोलिए। प्लीज कंप्लीट द स्टोरी, फिर मैं तो क्वेश्चन पूछूं। फिर बहुत बड़े तरीके से फिर बीजेपी ने एक किया। जनाब बाला साहब ठाकरे का एक किस्सा होने के बाद बीजेपी ने किया कि अभी उद्धव ठाकरे मुसलमानों के नेता बन चुके हैं। ये जो नैरेटिव बीजेपी ने बोया, शायद उसी के फल अभी मिल रहे हैं। नहीं, वो उसमें बोलने की उनको ज़रूरत ही नहीं थी, वो बहुत ही एविडेंटली नज़र आ रहा था, जिस तरीके से पार्क्स का नाम चेंज करना, टीपू सुल्तान के व्याख्यान करना, देयर इज़ अ सीरीज़ ऑफ लाइन दैट ही हैज़ डन। नाउ आजान कमिंग, कंपटीशन, बहुत ही आसान, आजान बिकॉज़ ही इज़ कंपटीशन। एकदम ही वीक, और मतलब ही हैज़ लॉस्ट द लेगेसी बिल्ट बाय हिज़ फादर, जो उन्होंने अपनी, मैं अब जो पहली जनरेशन होती है ना, अपनी हड्डियाँ गलाकर, खून-पसीना बहाकर, तब एक पार्टी खड़ी करती है, या कोई भी बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट या कुछ भी खड़ा करते हैं। और इनको चांदी की थाली में परोसा हुआ, हम्म, सब कुछ मिला था, बट बोलते हैं ना, अ वीक लीडर इज़ द बिगेस्ट कर्स फॉर एनी फैमिली, एंड दैट ही हैज़ ट्रू। प्रूव्ड आउट टू। दे हैव अभी बिलियंस ऑफ। हाँ, हुँ, अभी एकनाथ शिंदे चले गए। अब बाहुबली जो नेता है, पैसों के मनी और मसल पावर वाले नेता है, सारे एकनाथ शिंदे जी के साथ है। और मैं बिल्कुल। थाना में रहता हूँ, मैं थाना में रहता हुँ। हूँ। मुझे पता है नाउ एकनाथ शिंदे जी का घर मुझसे 900 मीटर्स दूर है। तो सौरभ, नाउ आई विल आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बीएमसी और ये जो सिविक पोल्स हो रहे हैं अभी आज की डेट में, इलेक्शंस हो रहे हैं मेयर के, इसका अगर इनके हाथ से निकल जाती है, इलेक्शन के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए, तो इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए कैसे होता है,
3 चीज़ों में इसका जवाब देना चाहूँगा। उस दिन जो अन्नामलाई ने जो बात की, उसको ठीक से स्पिरिट से नहीं लिया गया। अन्नामलाई ने बात की जो उन्होंने ये कहा था कि मुंबई महाराष्ट्र की नहीं, पूरे देश की राजधानी है, आर्थिक राजधानी। दिस इज व्हाट ही सेड। आई प्रिसाइसली रिमेंबर। ओके। और ये भी अपने भी शहर के बारे में कहा कि हम चेन्नई का बजट जो है 8000 सीआर है, वेरएज मुंबई का बजट है वो 74 पॉइंट समथिंग थाउजेंड सीआर का है। वाओ! आई मीन हाँ, तो 9 ये टाइम्स बजट, बड़ा। यस, और ये बजट जो है ना भारत के 7 या 8 राज्यों से भी बड़ा है। गोवा हो, केरला हो, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो, इनसे बड़ा ये बजट है अकेली मुंबई महापालिका का। यहाँ के मेयर के अधिकार बाकी के मेयर से कई ज्यादा बड़े रहते हैं। उन पे सिग्नेचर का अधिकार, मेयर किस चीज पे सिग्नेचर करता है वो अधिकार बहुत बड़ा रहता है। तो मेयर जब बैठेगा किसी पार्टी का तो नेचुरली उस पार्टी पे एक उस मेयर के पोजीशन पे पार्टी की हुकूमत थी। एक दूसरी बात होती है स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की जो बाकी सारी जो उसे उसे क्या कहते, बाकी सारे उनके जो कर्तव्य और अधिकार है वो भी बहुत बड़े हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि नेचुरली मेयर की पोजीशन इनके हाथ से गई, स्टैंडिंग कमेटी की पोजीशन इनके हाथ से गई, और उसके बाद फिर होता है ऐसे कि पहले ही शिवसेना का एक प्रॉब्लम हो चुका था। ऑक्ट्रा ऑक्ट्रा जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास आता था, ऑक्ट्रा खत्म होकर भी जीएसटी आ रहा है। तो उसकी वजह से होता क्या है, बीइंग मुंबई देयर वर सो मेनी अदर वेज ऑफ लीगली अर्निंग मनी, मतलब ऑथेंटिकली लीगली अर्निंग मनी बाय गवर्नमेंट वेज, तो वो अभी खत्म हो जाते हैं। ओके। उस पर कहीं ना कहीं फिर पार्टी चलती थी। और एक बात मैं आपको बताऊं ना, तो इन्होंने और क्या किया था, इनके इनके हाथ में मुंबई थी, मुंबई 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 करके ना ये लोग कभी कल्याण डोंबिवली तक भी नहीं ज्यादा गए। थाने छोड़ी, इन्हें कल्याण डोंबिवली को भी थाने एक बार आके गए, कल्याण डोंबिवली को इन्होंने देखा नहीं। तो मुंबई के नाम पे ये ठाकरे मंडली जो थी वो इतनी मुंबई में ही अपना रोक जमाई थी, तो उसकी वजह से क्या होता है बाकी की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पे वो तो गए भी नहीं। तो नेचुरली आपको जो दिखेंगे आंकड़े अभी दिखेंगे वो बाकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी आंकड़े दिखेंगे, इक्वली लैमेंटेबल है शिवसेना के लिए। तो आगे क्या होगा, आगे इस पार्टी में कौन कौन रहेगा, और जो कौन कौन जो है वो भी यही कहेंगे, क्योंकि होता क्या है वहां बीजेपी कहती है कि ब्रांड ठाकरे अगर है तो एक ही है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ब्रांड। उनके फोटोज के बिना आज ही बीजेपी की कोई रैली शुरू नहीं होती। वैसे भी फिर एक नाथ शिंदे तो वो तो बाला साहब की लीगल से लेके ही आगे चलते हैं, उनके फोटोज रहते ही है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर सचमुच आज भी हिंदुत्व के नाम पे अगर कोई बचा है उद्धव ठाकरे सेना के पास, तो वो भी शायद उठ के फिर एक नाथ शिंदे जी के पास जाए, ये आंसर चांसेस बहुत ज्यादा है। ऑन दी अदर हैंड, efficiency of Mr. Shinde and availability of Mr. Shinde. Efficiency in the sense that person can work 24 hours a day. He can work 24 hours a day. मतलब पूरे 24 घंटे में उनकी नींद ही नहीं हुई, ऐसे बहुत सारे दिन महीनों में जाते हैं। He works like that. And on the other hand, he's still available for 24/7 for his own people. If he's not So there, then he will actually, be available. he's taking forward Bala Saheb Thackeray's legacy in real sense. Exactly. Yeah, yeah. And also, he is a deputy CM. He was CM. He's a deputy CM holding ministries, portfolios. So, what happens is, entire party is held by him really very nicely. Apart from that, वो मुंबई के नहीं है, वो मुंबई के नहीं, वो थाने के है। सो थाना, यू आर फिजिकली इन मुंबई, फिजियोग्राफिकली यू आर इन मुंबई। आप मुंबई आइलैंड पे हो, बट पॉलिटिकली यू आर आउट ऑफ मुंबई, क्योंकि थाने डिस्ट्रिक्ट अलग है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको मुंबई होने का फायदा भी मिलता है, पर मुंबई के एक्चुअल मुंबई के ना होने की वजह से वो सातारा जाते हैं, वहां जहां से पैदा हुए, वो गढ़चिरौली जाते हैं जहां उनका बेस है, वो बाकी जगह जाते हैं जहां शिवसेना की अलग अलग शाखा है, तो वहां जाके उनको मजबूती जाते हैं। तो कहीं कहीं आपको हफ्ते में महीने में एक बार दिखेगा वो जाके मोदी शाह को भी हाय हेलो करके आते हैं। सो वहां Hmm. भी उनके उनके फोटो आते हैं ना उनके फेसबुक पे, तो मोदी और शाह जी को भी वो हाय हेलो करके आते ही है। सो उसकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी बढ़ाने के लिए जो पूरी मेहनत लेनी पड़ती है वो उनके पास है। खुद का करिश्मा उनका नहीं है, क्योंकि वो एकदम सीधे हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं, पहले रिक्शा चलाते थे वही कहते हैं। पर अपार्ट फ्रॉम दैट उनके पास ठाकरे सरनेम भी नहीं है, तो ग्लैमर उनके पास नहीं है। पर पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए जो एक उसे क्या कहते हैं, एक पॉलिटिकल डिसिप्लिन चाहिए, लॉट ऑफ हार्डवर्क, Acumen चाहिए। मेहनत Hmm. करने का जो एक्यूमेंट चाहिए ना, वो उनके पास कूट कूट के भरा हुआ है। तो उसकी वजह से क्या होता है, लोग उनको पकड़ के बैठते हैं। मतलब आई टेल यू, अगर 11 दिन अगर गणपति के हो, 11 दिन गणपति के, तो ये बंदा कम से कम 200 लोगों के घर पे जाता है गणपति के लिए 11 दिन में। Hmm. तो मैं 200 समझ लोगों गई। की तरफ जब जाता है,
तो नेचुरली 200 लोगों की तरफ जाते तो कम से कम ये मैसेज 20,000 लोगों तक तो पहुंचता है कि हमारे बस्ती में आके गए, हमारे घर में हम्म। आके गए। नहीं, तो और एक चीज और है सौरभ, अगर आपने ध्यान दिया हो, उनके अंदर ना घमंड नहीं है, बॉडी लैंग्वेज नहीं बहुत है, अलग सी है। मतलब ही इज लाइक ऑलवेज हम्बल हम्बल के। डाउन टू देखो, अर्थ, रिक्शा चला हम्बल। के उठे हैं ना, जमीन पे एड़ियां रगड़ी हैं, तो हम्म, वो कहीं नहीं जाता है, वो हमेशा उसमें रहता है। और वो इनके हाँ, साथ दिखता है कि ही हैज नॉट फॉरगॉटन फ्रॉम वेयर ही हैज कम। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और क्या होता है कि जब वो निकले, मैंने लास्ट टाइम में बात की थी, जब वो निकले ना शिवसेना से, तो उनसे बात करने की जरूरत थी किसी ने जाके। ही माइट बी वेटिंग फॉर एनी ऑफ ठाकरेज, either junior Thackeray, senior Thackeray. Or if junior Thackeray had gone and told him, my dad is coming to talk to you, and I'm not going to leave from here until I take you from here. My dad is coming to talk to you. शायद वो जो रिवोल्ट था वो मिट जाता था. मिट The जाता। moment he got unreachable, that day हम्म। itself, that day हम्म। itself, शिवसेना का स्टेटमेंट था संजय राउत द्वारा, गोबर चला गया, गोबर मतलब चला गया. जिसको नहीं भी जाना वो भी छोड़ के चला जाएगा, लिटरली वो धक्के मार के निकाले। हम्म, देखिए, हम्बलनेस बहुत मैटर करती है, स्पेशली जब आप लोगों के साथ डील करते हैं। एंड ये, हाँ, क्योंकि इनको क्या लगा, इनको वो चांदी की थाली में मिला हुआ ना परोसा, तो इन्होंने हाँ, मेहनत की और वो सबकी वैल्यू समझी नहीं, लोगों की वैल्यू नहीं समझी। पार्टी लोगों के कंधों पे बनती है, क्या सिर्फ बाला साहब ठाकरे ने बनाई होगी? ही वाज फेस हाँ, ऑफ इट। बट आई एम श्योर देयर हाँ, माइट बी एटलीस्ट 2 डज़न पीपल जिन्होंने दिन रात मेहनत की होगी उनके आसपास में। और आप अपनी औकात भूल जाते हो कि हम तो बेटा हो गए हैं उनके, तो हमारे पास सब कुछ आ गया। एनीवे, नाउ आज के इलेक्शंस का रिजल्ट किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? मैं 3 पॉइंट्स में देखती हूँ उसे। पैसा, पावर, कंट्रोल। जी। एग्जैक्टली exactly. मतलब पैसे के बारे में मैंने कहा कि अपना मेयर का पोजीशन और स्टैंडिंग कमेटी का पोजीशन, वो एक है. दूसरी बात, ये बहुत कम लोगों को पता है, लोग मानते नहीं है, पर सीधे सीधे देखा जाए ना तो कोस्टल रोड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया हुआ है. भारत में ऐसा कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है नहीं जो ये बड़ा कोस्टल रोड बनाया, और उसके बाद वो कोस्टल रोड बाद में बांद्रावली सी लिंक रोड करके वो और भी आगे चला जाएगा. और ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्रेडिट जो है वो उद्धव ठाकरे ले सकते हैं. पर ये बात भी उतनी सच है कि कोस्टल रोड बांधने के लिए देवेंद्र फडणवीस को सीएम क्यों बनना पड़ा? पहले भी मुंबई थी, पहले भी कोस्ट था, पहले भी आपकी सत्ता थी, तो कोस्टल रोड तभी क्यों आया जब देवेंद्र फडणवीस अटल सेतु बना रहे हैं. तो कहीं ना कहीं क्या किया जा सकता है? मुंबई महापालिका का जो 90,000 का उनका कुछ तो भी एफडी है, ऐसे हम सुन के है एफडी. हाँ, अब वो इतना एफडी क्यों जमता है ये पूछने का नहीं, मतलब पैसा ही खर्च नहीं हुआ ये पूछने का नहीं. ओके, पर इसका क्या हो सकता है, ये कोस्टल रोड की देवेंद्र के कार्यकाल में कोस्टल रोड की वजह से पता चला. अब आगे क्या होगा जब एक्चुअल देवेंद्र जी की सत्ता आज महाराष्ट्र में है, और अब शिवसेना या फिर मतलब बीजेपी शिवसेना की सत्ता जब आएगी, तो क्या आगे भी हो सकता है? और 25 साल आपने जो नहीं किया वो बीजेपी शायद इनको दिखाएगी, तो उसके वजह से क्या होता है, बीजेपी का एक वोटर बेस तो बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय है नहीं. और उसकी वजह से क्या होगा, पावर और कंट्रोल के जो अलग अलग मार्ग है वो भी खुलेंगे. और एक बात बीजेपी के बारे में, मतलब आपको सोचनी पड़ेगी कि इनको पैसे के बारे में जो इनका एक्यूमेंट है, पैसों के बारे में फुल, मतलब ये गुजराती माइंडसेट और मारवाड़ी माइंडसेट के लोग हैं. पैसे का एक्यूमेंट तूफान और मेहनत बहुत बढ़िया. तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो बीजेपी कर सकती है ना, ये अभी इनको पता चलेगा कि कैसे हो सकता है. और मुंबई में डेवलपमेंट के लिए बहुत अलग कुछ किया जा सकता है, ये शायद उनके हाथ में लेंगे. और शायद एक मिसाल कायम करेंगे कि महापालिका चलाते कैसे. और मैं जो जहाँ तक का मेरा मानना है, ये पार्टी ऐसी है ना, भारत के कुछ 3-4 अगर स्टेट छोड़ दिए ना, तो ये पार्टी ऐसी है ना, जहाँ चिपक गई वहां चिपक गई. अब राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल को छोड़ दो, पर बाकी देशों में, बाकी राज्यों में आप देखो, खास करके जो मीडियम साइज का है, फिर उससे बड़ा, एकदम बड़ा राज्य है ना, जहाँ चिपकी वहां चिपकी, वो निकलती नहीं यूपी ले वहां से लो, फिर. यूपी ले लो, बिहार ले लो, आपका महाराष्ट्र ले लो. उत्तराखंड ले लो। बीच में महाविकास आघाड़ी हुई तो उनसे गद्दारी हुई, नहीं तो वहां भी सत्ता में ही आए थे वो लोग. आप देखो ना, 19 और 24 तीनों से सत्ता में आए. 14 में 19 से मिली नहीं क्योंकि गद्दारी हुई थी. राइट। तो ये तो चिपकते तो निकलते नहीं है. और एक चीज ये भी कहा जाता है कि जो बॉम्बे है, अभी आपने खुद ही बजट बताया 75,000 करोड़, इफ आई एम नॉट रफली। आप ये सोचिए, दिस इज द फाइनेंशियल कैपिटल। यहीं से बॉलीवुड चलता है, यहीं से नैरेटिव गेम चलता है। अगर मैं बोलूं, 25% ऑफ द इंडियन इकोनॉमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज
is being controlled from here or is being run from Mumbai, महाराष्ट्र, तो गलत नहीं होगा, हाँ राइट? हाँ ये इनके हाँ हाथ से जाने का मतलब ये है कि इनके हाथ से पैसा भी गया, और कितना भी भरा हुआ कुआं हो पैसों का, अगर वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, अगर उसमें बाहर से नहीं आ रहा है, तो वो कुआं भी सूख जाता है। ये ठाकरे एग्जैक्टली। स्किल है। तो कितने दिन ये रखे हुए पैसों पे चला लेंगे राजनीति? इसमें और दो एक चीज बताता हूँ मैं आपको। देखिए 75,000 करोड़ का बजट है। एमएमआरडीए, एमएमआरडीए मतलब सरकार की है, महाराष्ट्र सरकार की है एमएमआरडीए, तो वो उनकी है। अब एमएमआरडीए के अगर कोई प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अगर मंजूरी अगर महापालिका की लगती है, तो दोनों जगह अगर एक ही सरकार है तो मंजूरी झट से हो सकती है, झट से हो सकती है। तो होता ऐसा है कि अगर बाहर अगर केंद्र सरकार से कुछ पैसा उठाना है एमएमआरडीए के लिए, और अगर महापालिका अगर केंद्र सरकार के साथ अगर कुछ करना चाहती है एक साथ मिलके, तो फिर उसके लिए भी बहुत झट से मंजूरी मिल जाती है। और बीजेपी में स्पीड बहुत बहुत है, मतलब खास करके देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी जी का जो कनेक्शन है ना, उसमें स्पीड बहुत ज्यादा है। मतलब इतना पैसा, इतने प्रोजेक्ट्स, और इतना जो अनुदान है का अनुदान मतलब प्रोजेक्ट्स के लिए अनुदान जो कहा कहता हूं मैं, इतना बजट पास करवाना और इतना पैसा लाके उतने टेंडर्स निकलना और टेंडर्स निकल के काम होना, ये जो करके दिखाया है ना महाराष्ट्र के 10 साल के अंतराल में बीजेपी ने, ये पहले नहीं हुआ। और ये बीजेपी के जो कड़वे विरोधक है, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग हैं, राजदीप जो पूरी हयात बीजेपी को कोसने में लगा दी अपनी, वो भी आज मान रहे हैं कि हमारे दोस्त बीजेपी की सराहना कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम करके दिखाया करके। तो कहीं ना कहीं ये जो उनकी आदत है वो छूटती है नहीं। उनका एक डेवलपमेंट मॉडल है जो शायद नरेंद्र मोदी जी का गुजरात मॉडल था, देवेंद्र फडणवीस भी शायद हिंदुत्व और डेवलपमेंट मॉडल को एक साथ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर वो जो है वो छूटता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या देवेंद्र जी का 2019 का रास्ता साफ हो सकता है, 2029 का रास्ता, 2029 का या उसके आगे का रास्ता साफ हो सकता है। I hope you understood what I'm saying. I hope you understood what I'm saying. तो I know, ये because रास्ता भी Devendra उनका वहीं से Fadnavis जा is रहा है। not in Devendra Fadnavis looks like आगे अकेले चलने की सोच रहे हैं। हाँ, Looks like that. looks थोड़ा like that. थोड़ा उनके बीच में ये तो अमित शाह और मोदी जी हैं जो अभी तालमेल बिठा के रखा हुआ है दोनों के बीच में, हाँ शिंदे और हाँ हाँ देवेंद्र हाँ, फडणवीस के बीच में। ये बात है। अदरवाइज देवेंद्र फडणवीस पे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, दे आर नॉट वेरी इनकरेजिंग टू बी ऑनेस्ट। Exactly, not encouraging to be honest. Absolutely. मतलब for example, he is known more as infra and development man. He is known more as infra and development man. भारत के लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उनके होने वाले प्राइम मिनिस्टर से, वो कुछ थोड़ी अलग है। तो उसमें शायद वो बैठते नहीं है। ये बात भी उतनी सच है। नहीं, उनको उनके बारे में कुछ लोगों ने उनकी कुंडली देखकर थोड़ा ये बोला है कि ही माइट बी अ रनर, बट लगता है उन्होंने थोड़ा ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। प्रेडिक्शंस एंड नॉट कंफर्मेशंस, हाँ। थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले लिया। आई हाँ हाँ थिंक देखिए, किसी के भी प्राइम मिनिस्टर बनने के पीछे बहुत सारे गणित लगते हैं, बहुत गणित हम्म, लगते हैं, और डिलीवर करना पड़ता है। इट इज नॉट हाँ दैट ही इज नॉट अ एग्जैक्टली। गुड कंटेंडर, ही इज अ गुड कंटेंडर, बट अभी आई थिंक ही स्टिल नीड्स टू मैच्योर। अभी तो पहले आप अपना मुंबई साफ कर लो भाई, अभी मुंबई की सफाई तो एग्जैक्टली। बहुत जरूरी है। उसके बाद देन और यू एंटर द और रेस। और और मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने में ना उनके विरोधकों का बहुत बड़ा हाथ था। जिस तरीके से गुजरात मॉडल को, गुजरात के दंगों को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया 2011-12 तक, मतलब हम्म 2010 के इलेक्शंस भी थे बिहार के, वो गुजरात दंगों के पे लड़े गए थे, मुझे पूरा याद है 2010 ट्रू। के। तो उनको उसकी वजह से गालियाँ क्या होता देना, है उनकी मोदी, माँ को गालियाँ देना, उनको हाँ, ओबीसी बुलाना, नीच बुलाना, इस तरीके की, नहीं बनाना तो मेरे ये, ख्याल से आई हैव एट लीस्ट अ लिस्ट ऑफ हाँ 1000 वर्ड्स व्हिच हैव बीन यूज्ड बाय द ऑपोजिशन अगेंस्ट मोदी तो जी, एंड वो नेगेटिव कैंपेनिंग एक्चुअली उनके फेवर में काम कर गई। हाँ तो घर घर में इनका नाम पहुंचा। और घर घर में नाम पहुंचने के बाद 100 अगर उनके चहीते हैं, तो 60 कहने लगे कि आदमी इतना बुरा नहीं जितना आप कहते हो, और 40 लोग कहने लगे ऐसा ही हमें चाहिए, अच्छा हुआ जो चल रहा है। तो 100 मिलके उनके वोटर्स बन गए, तो उनकी जो सो पॉपुलैरिटी वहीं से बढ़ी। आज के रुझान आने शुरू हो चुके हैं, एक्सपेक्टेड लाइंस पर हैं, पर देखते हैं शाम को 4 बजे तक रिजल्ट्स क्या आता है। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे और यूपीआई पे आप मुझे मदद भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।